मॉडर्न ह्यूमंस का 1 लाख साल तक आर्चीज ह्यूमंस से कोई ताल्लुक नहीं रहा। आर्चीज ह्यूमंस खत्म हो गए हैं तो मॉडर्न ह्यूमंस को इवॉल्व होने के लिए एंसेस्टर्स इन 1 लाख सालों में कहां से मिला। आज के दौर में म्यूजियम में ह्यूमंस से ज्यादा डायनासोर्स के स्केलेटन्स पड़े हैं, फिर भी उनके बैकग्राउंड कुछ खास वाजिया नहीं है। 45.3% ऑफ ऑल डायनासोर्स जेनेरिक एक सिंगल स्पेसिमा या साइट पर कलेक्ट किए जाने वाले सैंपल्स पर बेस्ड थे। जितना सच मौजूद था इस दुनिया में इतना सामने नहीं आ पाया, और जो आए फॉसिल फ्यूल्स रिकॉर्ड के जरिए उसमें कई लूप होल्स मौजूद हैं। Why was Darwin wrong about evolution? Biologists struggle to explain the ability of organisms to adapt to an ever-changing world and how one species can actually evolve into another species. दोस्तों, बहुत सारे बंदर ऐसे हैं जो मानते हैं कि इंसान बंदरों से बने हैं, और उनका कहना है कि ह्यूमंस आर एप्स। अब ये एप्स क्या हैं ये भी आपको आगे चल के बताता हूँ। आज ह्यूमंस या होमो सैपियंस को आप जैसा देखते हैं वो इंसानी दुनिया के कुछ 2 से 3 लाख साल पहले नमूदार हुए हैं, और कुछ 1 लाख साल पहले हम जैसा दिखने लग गए। 50,000 साल पहले उन्होंने लैंग्वेजेस को डिस्कवर किया और आपस में वोकल कनेक्ट करने के काबिल हुए। पर अगर ये सब 1 लाख साल पहले हुआ है तो उससे पहले क्या होता था, या फिर क्या उससे पहले हम इंसान भी थे, या जैसे दूसरे लोग कहते हैं क्या वो सच है कि हम एप्स थे। दोस्तों, यहाँ पे मैं एप्स का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इंसान को मोंकी से तशबीह देना साइंटिफिकली तौर पर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग मोंकीज हैव टेल्स, और जब हमारे पास टेल ही नहीं तो मोंकी और ह्यूमन का क्या कनेक्शन बना। जबकि एप्स के पास टेल नहीं होती है और वो मंकीज जैसे दिखते तो हैं, पर इनकी बॉडी स्ट्रक्चर ह्यूमन से कुछ हद तक सिमिलर है, जैसे फेस पर मंकीज जैसे हेयर्स का ना होना, या फिर जैसे मैंने पहले कहा है कि टेल ना होना। बट जो मैं चीज़ एप्स और ह्यूमंस को आपस में जोड़ देती है वो है इनकी टेल बोन, यानी इनमें ये सिमिलैरिटी भी है कि ह्यूमंस एंड एप्स दोनों के पास इंटरनल रेमिनेंट्स ऑफ टेल बोन, या यूं कह लें कि बॉडी के अंदर सबूत के तौर पर टेल की हड्डी मौजूद होती है, जिसे हम आम सादा अल्फाज में दुमची की हड्डी भी कहते हैं। अब इस स्टेटमेंट को बेस बनाकर आगे बढ़ते हैं कि अ लॉट ऑफ साइंटिस्ट एंड पीपल थिंक कि ह्यूमंस आर एप्स। आए जरा इस बात को इन्हीं के फेलो साइंटिस्ट की रिसर्च से स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि मौजूदा इंसान, जिसे होमो सैपियंस कहा जाता है, कुछ 2 लाख साल पहले मंजरे आम पर आए। यानी इससे पहले जो इंसान थे क्या वो ओल्ड ह्यूमंस थे, या फिर वो ह्यूमंस थे ही नहीं। अब अगर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन देखा जाए तो एक चार्ट की बेस पर साइंटिस्ट ह्यूमंस की एवोल्यूशन को शो किया जाता है। जैसे एप्स कुछ 20 मिलियन साल पहले 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड थे। एक थे ग्रेटर एप्स, जिनमें ओरंगटोन, गोरिल्ला, चिंपैंजी एंड बबून्स इंक्लूडेड हैं, जबकि लेसर एप्स में गिबून्स इंक्लूड हैं, जो 15 मिलियन साल पहले डाइवर्ज हो गए थे और एवोल्यूशन की लाइन से अलग हो गए थे। इसके बाद कुछ 10 मिलियन साल में एप्स और ह्यूमंस ने अपने कॉमन इंसेस्टर से अपनी जगह बनानी शुरू की। जैसे नंबर 1 फॉरेस्ट एप्स, सेकंड वुडन लैंड एप्स, यहाँ तक कि एप्स डोमिनेंट क्रीचर्स समझे जाते थे जो कि प्योरली एनिमलिस्टिक क्वालिटीज रखते थे। इसके बाद नंबर 3 होमिनिन्स, नंबर 4 होमो हैबिलिस, नंबर 5 होमो इरेक्टिस, 6 होमो सैपियंस। अब इन क्रीचर्स में ह्यूमंस और एप्स लाइक क्वालिटीज ने जन्म लिया। इन हेडिंग्स के अंदर जो सबसे पहले आता है वो है फॉरेस्ट एप्स, जो कुछ 15 मिलियन साल पहले पैदा हुए। अब दोस्तों, इन एप्स को हमारा स्टार्टिंग बेस समझा जाता है और इससे आगे हमारे इवॉल्व होने के कई एस्पेक्ट्स भी माने जाते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे मजे की बात यह है कि मैं जिन एप्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ ये मौजूदा दौर के एप्स से बहुत सिमिलर हैं, और अगर ये इवॉल्व हुए हैं तो प्रेजेंटली इन जैसे दूसरे एप्स ह्यूमंस या उन जैसे एप लाइक मैन में या मैन लाइक एप्स में इवॉल्व क्यों नहीं हुए। सेकंड नंबर है वुडलैंड एप्स, जो कि 8.8 मिलियन ईयर्स पहले मंजरे आम पर आए। तीसरे नंबर पर आता है होमिनियंस, जो हमारे ह्यूमन की सुपर फैमिली का एक हिस्सा है और अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स ह्यूमंस की सब डिविजन्स में से एक डिवीजन है। इसकी अक्योरेंस कुछ 6.3 मिलियन ईयर्स पहले हुई। इन ह्यूमनाइंस को चिंपैंजीज एंड ह्यूमंस का कॉमन एंसेस्टर भी माना जाता है, पर इस एंसेस्टर के बाद चिंपैंजीज और ह्यूमंस 2 अलग रास्तों की एवोल्यूशन की तरफ चले गए और इनमें कोई लिंक नहीं रहा था।
यूं अगर ये कहा जाए कि ह्यूमंस और इनके एप इंसेस्टर्स के दरमियान का लिंक 60 लाख साल पहले टूट गया था तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा। अब होमिन्स के बाद जिस स्पीशी ने पहली दफा ह्यूमंस की तरफ चलना शुरू किया वो है ऑस्ट्रेलोपाइथेसियस एफ्रेंसिस, जो कि 3 से 4 मिलियन साल पहले सामने आए। ये 2 पैरों पर चलने वाले स्पीशीज थे मगर एक छोटे दिमाग के मालिक थे और एप से काफी मिलते थे। फिर आए होमो हैबिलिस जो अपने हाथों से काम कर सकते थे। ये स्पीशीज कुछ 2.63 से 1.65 मिलियन ईयर्स पहले सामने आई। फिर होमो इरेक्टस कुछ 2 मिलियन साल पहले आए। इसे इरेक्टस इसीलिए कहा जाता है कि वो एक सीधा स्टांस रखते थे और सीधा खड़ा हो सकते थे। इसके हाथ छोटे और लेग्स लंबी थी और दिमाग हैबिलिस से ज्यादा बड़ा था। यहाँ पे अब होमो सैपियंस जो एक मॉडर्न ह्यूमन है जो रिसेंटली मौजूद है, लेकिन क्वालिटीज जिन्हें हैबिलिस कहा जाता है इसका मतलब था कि वो किसी भी चीज को हाथ से पकड़ना सीख चुके थे, यानी अपने हाथों से काम लेना और छोटे मोटे काम करना स्टार्ट कर चुके थे। पर ये काम तो इस स्पीशीज से कहीं पहले डायनासोर्स ने भी किया था, जैसे थ्रोपोड्स, सौरोपोडोमॉर्फ्ड और ओरंथीसियस। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये डायनासोर्स तो बाइपेडल थे और 2 टांगों पर भी चलते थे। अब 231.4 मिलियन ईयर्स पहले कौन सा ऐसा एवोल्यूशन हुआ है कि कोई इसे ट्रेस नहीं कर पा रहा? इसका जवाब किसी साइंटिस्ट के पास नहीं। अगर ह्यूमंस ने 100 कार्ड बंदरों से 2 पैरों पर चलना और हाथों से काम करना इवॉल्व किया तो यकीनन डायनासोर्स ने भी किसी न किसी एंसेस्टर से सीखा होगा। दोस्तों, आज के दौर में म्यूजियम में ह्यूमंस से ज्यादा डायनासोर्स के स्केलेटन्स पड़े हैं, फिर भी उनके बैकग्राउंड कुछ खास वाजिया नहीं है। होमो हैबिलिस हो या होमो इरेक्टस, सारे आर्केस या ओल्ड ह्यूमंस कहलाते हैं और 1,20,000 से 1,10,000 सालों में क्लाइमेट ने इनको खत्म कर दिया है। अब दोस्तों, इस पॉइंट से हमें एक और बात का अंदाजा होता है कि मॉडर्न ह्यूमंस का 1,00,000 साल तक आर्चिस ह्यूमन से कोई ताल्लुक नहीं रहा, क्योंकि इनको क्लाइमेट चेंजेस ने खत्म कर दिया है। अब यहाँ लूप होल ये है कि अगर ये आर्चिस ह्यूमंस खत्म हो गए हैं तो मॉडर्न ह्यूमंस को इवॉल्व होने के लिए एंसेस्टर्स इन 1,00,000 सालों में कहां से मिला? कोई सपोर्टिंग लिंक तो होगा, पर ऐसा कुछ फॉसिल्स रिकॉर्ड्स में नहीं पाया गया और मॉडर्न और हिस्टोरिकल इंसानों के दरमियान कोई ब्रिज नहीं बन सका। हम उन मिलियन ईयर्स के 1-2 फॉसिल्स के ऊपर तो इंसानों को बंदरों से लिंक कर रहे हैं, पर दोस्तों उस 1,00,000 साल का बैकग्राउंड कहाँ है जो असल में हमें मॉडर्न ह्यूमन का प्रूफ देता है? और ये मैं खुद नहीं कह रहा बल्कि कई जाने माने साइंटिस्ट कह रहे हैं और उनके मैं रेफरेंसेस साथ साथ स्क्रीन पे लगा भी रहा हूँ। जी हाँ, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये बात साबित हुई है कि इतने सालों में जो ह्यूमन स्केलेटन्स और इनके एंसेस्टर्स के स्केलेटन्स मिले हैं वो एक बड़ी टेबल पर समा सकते हैं। जी दोस्तों, अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो बोन्स इंसानों की मिली हैं वो डायनासोर्स की मिलने वाली बोन्स का चौथाई हिस्सा भी नहीं है, तो अब तक एक रिसर्च के अकॉर्डिंग डायनासोर्स की जो बोन्स मिली हैं वो सिर्फ 2100 बोन्स हैं। अगर बात की जाए डायनासोर्स की जनरल और स्पेशीज की, तो एक आर्टिकल जो कि 1990 में इशू हुआ कि ऑलमोस्ट हाफ यानी 45.3% ऑफ ऑल डायनासोर्स जेनेरिक एक सिंगल स्पेसिमा या साइट पर कलेक्ट किए जाने वाले सैंपल्स पर बेस्ड थे और 74% ग्रुप्स को एक ही बेस से सैंपल निकाल कर उसको स्टडी के जरिए 5 जेनरस और फिर स्पीशीज वगैरह में डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, एक 120 फीट लॉन्ग अर्जेंटीनियस रिप्लेस हाउस इन द फॉर्नबैंक म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इन अटलांटा, जॉर्जिया सिर्फ बेस करता है 10% रिमेन्स पर जो हकीकत में साइट ऑफ स्टडी से एक्सट्रैक्ट की गई थी। A dozen backbone vertebrae, a few limb bones and part of the hips. मेयर 2002। यूं शायद जितना सच मौजूद था इस दुनिया में इतना सामने नहीं आ पाया और जो आए फॉसल फ्यूल्स रिकॉर्ड के जरिए उसमें कई लूप होल्स मौजूद हैं और कई स्पीशीज मिसिंग भी हैं जिनकी एग्जिस्टेंस दूसरे सोर्सेज से कंफर्म होती है, जैसे सोइलोकैंथ जो कि एक लिविंग फॉसल। इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको आगे दूंगा। डायनासोर्स की कंपैरिजन में ह्यूमन के फॉसिल्स ना होने के बराबर हैं। 1981 में न्यू साइंटिस्ट आर्टिकल जॉन रेडर ने लिखा कि पूरी ह्यूमनॉइड कलेक्शन आप एक बिलियर्ड टेबल पर रख सकते हैं,
यही स्टेटमेंट मैंने आपको पहले भी बताई है। अब इसके 1 साल बाद लायल वेस्टन ने भी मिलती जुलती स्टेटमेंट दी। इसका कहना था जो फॉसिल्स हमारी फैमिली ट्री को शो कर रहे हैं वो बहुत ही अनक्लियर और छोटे हैं। और हैरत की बात यह है कि जितने फिजिकल एविडेंस हमें फॉसिल से मिले हैं वो एक ह्यूमन कोफीन के अंदर समाये जा सकते हैं और फिर भी उस कोफीन में जगह बच जाएगी। दोस्तों ये उनके अल्फाज थे जो मैंने आपको ट्रांसलेट करके बताए हैं। अब 1982 एडिट जेम्स पॉल, प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टर ऑफ द लॉस एंजलिस कंट्री म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, रिनाउंड एवोल्यूशनरी पैलेंथ्रोपोलॉजिस्ट्स से बात करने पर मेवा लीकी नामी खातून रिसर्चर ने अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार करते हुए ह्यूमनॉइड्स या ह्यूमन से रिलेटेड एविडेंस ढूंढने के दौरान कहा कि 4 साल की मेहनत के बाद सिर्फ 3 या 4 ह्यूमन डीएनए के स्क्रैप्स ही मिले हैं। एक सीपॉल 1998, एक PXVM added in 2004 and also David Began conclude an article in Science titled The earliest hominins is less more by admitting। दोस्तों उनका कहना था कि सबूतों की कमी इंसान के हिस्टोरिकल एविडेंस को बहुत पीछे ले गई है और इसकी शुरुआत और बैकग्राउंड अनसर्टेन है। दोस्तों ये सवालात के why don't we find dinosaurs and human fossils together, यही एक गलत लीड है। सच ये है कि सिर्फ 1% ही लिविंग थिंग्स के फॉसिल्स मिल पाए हैं और इस 1% में ह्यूमंस के फॉसिल्स का होना सिर्फ एक नुक्ते जितना ही पॉसिबल है। असल सवाल ये नहीं कि डायनासोर्स और ह्यूमंस के फॉसिल्स साथ साथ क्यों नहीं मिले, बल्कि ये है कि ह्यूमंस के फॉसिल्स गए कहाँ। अगर कोई एविडेंस हिस्ट्री में मॉडर्न ह्यूमंस का नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ह्यूमन की एग्जिस्टेंस थी ही नहीं उनके साथ। जरा सोचें कि आज जब इतने ऑर्गेनिजम्स इंस्टिंक्ट हो गए जैसे पायरेनियन आइबेक्स हैं, फिर भी हम यहाँ मौजूद हैं। दोस्तों एवोल्यूशन एक सीढ़ी नहीं है जो एक के बाद एक स्टेप्स आते चले जाएं दोस्तों, बल्कि ये एक ट्री है जो हर जगह बढ़ रहा है और इसकी हर शाख अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से बढ़ती है। कई साइंटिस्ट ने तो यहाँ तक कहा है कि एंसेस्टर्स जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती, सिर्फ प्रीमेट्स होते हैं और वो तो डीएनए की सिमिलैरिटीज की बेस पर होते हैं। अगर इस बेस पर देखा जाए तो हमारे प्रीमेट्स एक रैट से लेकर फ्रॉग तक, एक बनाना से लेकर एक पिग तक और ऑफ कोर्स एक मंकी से लेकर चिंपैंजीज भी हो सकते हैं। अब दुनिया जो भी कहे बट सच ये है कि जहां आज एवोल्यूशन की बेसिस पर स्पीशीज एंड जेनरस को एवरीडे स्टडी का हिस्सा बना रहे हैं, वहीं आज तक इसे एक थ्योरी से बढ़कर कोई हैसियत नहीं दे पाए हैं। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि इस्लाम एवोल्यूशन को रद्द करता है या रब ने अपने बंदों के ऊपर छोड़ा है कि वो इसको कैसे तलाश करते हैं। अब यहाँ पे कुरान की रोशनी में थोड़ा सा सच को तलाश करने की कोशिश करते हैं। जैसे इस आयत में फरमाया गया है, तुम फरमाओ जमीन में सफर करके देखो अल्लाह क्यों कर पहले बनाता है फिर अल्लाह दूसरी उठान उठाता है, बेशक अल्लाह सब कुछ कर सकता है। दोस्तों अगर इस आयत की मजीद वजाहत कंजुल ईमान से ली जाए तो इसका मायने ये बनता है कि कह दो कि मुल्क में चलो फिरो और देखो कि इसने किस तरह खलकत को पहली दफ़ा पैदा किया है, फिर खुदा ही पिछली पैदाइश पैदा करेगा, बेशक खुदा हर चीज़ पर कादिर है। सूरत अल तगाबन, इसने आसमानों को और ज़मीन को अदलो हिकमत से पैदा किया, इसने तुम्हारी सूरतें बनाई और बहुत अच्छी बनाई और इसी की तरफ लौटना है। सूरत गाफिर आयत 64, अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को ठहरने की जगह बनाया और आसमान को छत और तुम्हारी सूरतें बनाई और तुम्हारी सूरतें अच्छी बनाई और तुम्हें पाकीज़ा चीज़ें रोज़ी दी। ये है अल्लाह तुम्हारा रब, तो वो अल्लाह बड़ी बरकत वाला है जो तमाम जहानों का रब है। दोस्तों अब कुरान पाक की इन आयात से देख के हमें वाज़िया तौर पर इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को हमेशा से बनाया ही ऐसा है जैसा वो अभी है और वो ऐसा ही दुनिया में आया था। अब इस वीडियो से आपको ये भी अंदाज़ा हुआ होगा कि यही साइंटिस्ट हैं जो कि ये भी बयान करते हैं कि हमारी हिस्ट्री की रिसर्च में कितने ज़्यादा लूप होल्स हैं और कितना ज़्यादा गैप है और उस गैप में हमारे पास उस हिस्ट्री का डाटा बिल्कुल भी मौजूद नहीं है और हम सिर्फ 1 या 2% डाटे की बेस पर किस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं। लिहाजा इसीलिए इसको हमेशा से सिर्फ थ्योरी का नाम ही दिया गया है, जिसे हम हमेशा से एवोल्यूशन थ्योरी ही पढ़ेंगे। दोस्तों अब इस वीडियो में तो हमने जाना कि इंसान दुनिया में कैसे वजूद में आया, लेकिन अब इंसान आ गया है और मरने के बाद इसके साथ क्या होगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं राइट साइड पे लगा दूंगा,
जिसमें हमने डिस्कस किया है कि इंसान के मरने के बाद इसके जिस्म और इसकी रूह के साथ क्या मामला पेश आता है और क्या साइंस रूह को रिकग्नाइज करती है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि क़यामत की वो ऐसी निशानियां जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं जो कि इस दुनिया में ही पूरी होंगी, तो इन वीडियोस की मैंने सारी एक सीरीज़ बना रखी है जो मैं लेफ़्ट साइड पे लगा दूंगा, जिसमें सारी क़यामत की निशानियों का जिक्र किया गया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।